नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता देते हैं, लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में 56 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 55 को मंजूरी दी गई है। 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी मिली है। वहीं आपको बता दें कि 20 नगरीय निकाय के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दी गई। इसके अलावा बुंदेलखंड के सभी ब्लॉक में प्राकृतिक खेती अब की जाएगी। इसके लिए 68 करोड़ 83 लाख रुपए पास हुए हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए सलाहकार चयन के प्रस्ताव को पास किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में प्राकृतिक खेती होगी। हर विकासखंड में 500 हेक्टेयर भूमि पर यह खेती की जाएगी। पहले चरण में प्राकृतिक खेती के 235 क्लस्टर बनाए जाएंगे। यूपी में पिछड़े 100 विकास खंडों का चयन करके उसमें शोध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 55 प्रस्ताव पारित किए हैं। 56 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिसमें से 55 पारित हुए हैं। योगी जी की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नगर निगम का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का भी विस्तार किया। इस पर 68 करोड़ 83 लाख रुपए का जो परिव्यय आएगा वो राज्य के वित्तीय संसाधनों से इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक अवसरों पर इस बात को कहा था कि बुंदेलखंड को हम प्राकृतिक खेती का हब बनाएंगे, जिससे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो वहां से पूरे देश और दुनिया को जा सकें। उस दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। तो वहीं लखनऊ में लुलु मॉल विवाद पर सीएम योगी की पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक मॉल को राजनीतिक अड्डा बनाने का घिनौना प्रयास किया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन इसको गंभीरता से ले। अनावश्यक बयानबाजी, सड़कों पर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनकी पहचान को बताने से पहले पुलिस तस्वीरों से उनका मिलान कर रही है। पूछताछ के बाद उनके नाम ओपन किए जाएंगे। अधिकारी ये पुष्टि कर रहे हैं कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने मॉल के अंदर नमाज पढ़ी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक युवक सीतापुर का रहने वाला है। 3 अन्य के बारे में जांच की जा रही है। पुलिस सभी युवकों की कॉल डिटेल और नंबरों की लोकेशन की भी जानकारी जुटा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लुलु मॉल को राजनीति का अखाड़ा न बनाने के स्पष्ट निर्देश के बाद भी रामनगरी अयोध्या से जगत गुरु परमहंस दास लखनऊ के लुलु मॉल पहुंच गए। वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस ने जगत गुरु परमहंस दास को अपनी हिरासत में ले लिया। दरअसल जगत गुरु परमहंस दास लुलु मॉल में शुद्धिकरण के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन जगत गुरु परमहंस को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस और जगत गुरु परमहंस की कहासुनी भी हुई, जिसके लिए पुलिस जगत गुरु परमहंस को अपने साथ तक ले गई है। परमहंस का कहना था कि यहां पर नमाज पढ़ी जाने के कारण इस स्थान को पवित्र करने की जरूरत है। इस कारण हम अयोध्या से आज यहां पर पहुंचे हैं। जाएंगे उनको ये लोग जाने देंगे चुपे से, और हम जा रहे हैं शांति से। मैं अकेले आया हूँ, मैं सिंगल आया हूँ, इनको क्या आपत्ति है? या तो आप ताला लगा दो, यहाँ कोई नहीं जाए। अगर ये जिहाद का केंद्र है, अगर आतंकवाद का केंद्र है तो मत जाने दो किसी को। और क्या अंदर जा पा रहे, क्या आपको रोका जाएगा? मैं भगवा पहना हूँ ना, इसलिए इनको रोक रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के दुबग्गा इलाके में करीबन 5 साल पहले हुए सैफुल्ला एनकाउंटर मामले में आज दूसरे दिन फिर से राज्य मंत्री असीम अरुण अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। मार्च 2017 में जब सैफुल्ला का एनकाउंटर हुआ था, उस समय आईजी एटीएस की कमान असीम अरुण खुद संभाल रहे थे। फिलहाल वो भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं। 2022 चुनाव से पहले उन्होंने वीआरएस लिया और चुनावी समर में कूद पड़े। सैफुल्ला के वकील मोहम्मद शोएब ने बताया कि आज 1.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई और गवाह नंबर 24 के तौर पर अपने बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में अन्य गवाहों की पेशी होनी है, जिन्हें उनको उसके लिए पहुंचना होगा।
इस पूरे मामले में 50 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ होगी। कि आम आदमी का ये कहना है कि ये सैफुल्लाह का मर्डर जो है सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कराया गया था, और ये मैंने सजेशन में इनसे पूछ लिया है कि यही हुआ है। आपने भाजपा से मिल करके और सैफुल्लाह का मर्डर सिर्फ इसलिए कराया कि वोट भाजपा पर चला जाए। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में सैफुल्लाह एनकाउंटर केस में असीम अरुण, जो तत्कालीन आईजी एटीएस थे और मौजूदा समय में राज्य मंत्री हैं, उनको आज फिर इसी कोर्ट में बुलाया गया था। एमपीएमएलए कोर्ट में आज फिर उनसे पूछताछ हुई है। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा उन्होंने इस कोर्ट में समय बिताया है और यहाँ पर जो भी सवाल पूछे गए उसके जवाब दिए हैं। गवाह नंबर 24 हैं असीम अरुण, और इसके बाद अब लगातार उन गवाहों को बुलाया जाएगा जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, वो पुलिसकर्मी और जो इस एनकाउंटर में गवाह रहे हैं। तो 50 से ज्यादा ऐसे चश्मदीद हैं जिनको इस अब पूछताछ के लिए बुलाया जाना है। 24 जो गवाह हैं वो पूरे हो चुके हैं। 24 नंबर पे असीम अरुण थे। गवाह नंबर 24 असीम अरुण आज अपना बयान दर्ज करा के गए हैं और अब आगे की प्रोसीडिंग होगी। लेकिन ये देखा जा रहा है और ये भी आरोप भी इस तरह के लगाए गए थे कि क्योंकि चुनावी समय था, तो जो वकील पक्ष है, जो सैफुल्लाह के वकील हैं मोहम्मद शुएब, उनका आरोप है कि ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे और लगातार इस मामले में कोर्ट अब तफ्तीश कर रही है, लोग दो गवाहों से पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि किस तरह के परिणाम आते हैं और एनकाउंटर या मर्डर, ये तस्वीर कब साफ होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी दूसरी पारी और नई जिम्मेदारी के लिए आज मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आशीर्वाद लेने आया था, जो मुझे मिला है। आगे उन्होंने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपने के अनुसार गांव और गरीब के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और हर योजना का लाभ उन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। मौसम की बेरुखी के चलते कानपुर देहात में इन दिनों सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। बारिश न होने की वजह से किसान परेशान हैं, धान की रुपाई नहीं हो पा रही है। तो वहीं क्षेत्र की महिलाओं ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। गांव की महिलाएं ढोलक, मजीरा और खंजरी लेकर गीत गाकर ईश्वर से बारिश की प्रार्थना कर रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रकृति परिवर्तन का नियम है, लेकिन कभी कभी कई बदलाव हैरान करने वाले होते हैं। इन दिनों प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो कई जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। कानपुर देहात में बारिश न होने के चलते सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। बारिश नहीं होने की वजह से क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसान इस मौसम में धान की फसल लगाने की तैयारी का काम कर रहे हैं, लेकिन पानी के अभाव में धान की बेल सूख रही है। पूरे इलाके में बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में जिले के कई गांव के किसान इंद्र देवता को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मदनपुर की गांव की महिलाओं ने बारिश न होने के चलते आए दिन नए नए जतन अपना रही हैं। गांव की महिलाओं ने बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश करने के लिए और जल वर्षा करने के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना कर रही हैं। सभी महिलाएं ढोलक, मंजीरा और खंजरी लेकर भगवान के मंगल गीत गाते हुए बारिश की कामना कर रही हैं। तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए शायद हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में। देखो हमारा तो बिल्कुल सूखा ही पड़ा, क्षेत्र भी हमारा ऐसे बिलबिला रहा है बिना बारिश के। तो हम सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए तो सब महिलाओं से रात दिन यही भजन कीर्तन करके उनको इंद्रदेव को खुश करने के लिए भजन कीर्तन भी करते हैं। रात में जगते हैं, सब लोग बातें करते हैं, कुछ गाने वाने गाते हैं। महिलाएं न सिर्फ गीत गाकर भगवान को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि खुद अपने कंधे पर हल को रखकर खेत में जुताई का काम कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं को यह विश्वास है
ऐसा करने से भगवान खुश होंगे और बारिश होगी। अब आषाढ़ पूरा खत्म हो गया है, लेकिन इंद्रदेव हमसे इतने रुष्ट हैं कि वो बारिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हल चला रहे हैं और कुछ महिलाएं बैल बन जाती हैं और हल का पूजन करके हम सभी लोग हल चलाएंगे। हर नजर बारिश की बूंदें तलाश रही हैं। बादल आते तो हैं, लेकिन बिना बरसे ऊपर से ही गुजर जाते हैं। हर किसी को इंतजार है बारिश होने का, हर किसी को इंतजार है खेत में पानी आने का, ताकि धान की खेती की जा सके। मौसम की बेरुखी के चलते कानपुर देहात में इन दिनों सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। बारिश नहीं होने की वजह से धान और तिल्ली जैसी फसलों की रोपाई नहीं हो पा रही है। किसान परेशान हैं कि वो खेती कैसे करेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो जिएंगे कैसे। अगर फसल नहीं लगाई तो क्या खाएंगे, क्योंकि बारिश के बिना खेती करना असंभव जैसा है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो लोग सूखे की मार भी झेल रहे हैं और इंद्र देवता से ये गुहार भी लगा रहे हैं कि बारिश कर दीजिए। दूसरी तरफ आजादी का अमृत महोत्सव है। इसके तहत 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाना है। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते नजर आए। पहले तय था कि प्रदेश में 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सीएम ने करीबन 4.5 करोड़ कर दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे का विशेष अभियान चलेगा। सभी आवासों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर ध्वजारोहण कराया जाए। सभी अमृत सरोवरों पर झंडा फहराया जाए। सीएम ने कहा कि स्कूलों में स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता कराएं। स्वतंत्रता सप्ताह में हर दिन स्कूली बच्चों की प्रभात फेरी निकालकर आयोजन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने सीएम धामी से मुख्यमंत्री कैंपस कार्यालय में मुलाकात करी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों को वो सुझाव भी मिलेंगे, उन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में फिल्मों के विकास और कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। तो वहीं फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने सीएम धामी से मांग रखी है कि कलाकारों ने प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में करने की मांग की है और साथ ही फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों ही मांगों पर विचार करके उचित फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में पत्रकार कल्याण कोष की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 18 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 16 जो मुद्दे थे वो आर्थिक सहायता से संबंधित थे और मुद्दे पेंशन से संबंधित भी थे। तो वहीं पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकार आश्रितों और गंभीर बीमार पत्रकारों के लिए 36 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना किया जाएगा। साथ ही इसकी नियमावली में भी सरलीकरण की बात कही गई है। सीएम धामी ने कहा कि पत्रकारों और उनके आश्रितों को कार पास फंड के मूलधन से मिले ब्याज की धनराशि से आर्थिक सहायता दी जाएगी और सीनियर पत्रकारों को हर महीने पेंशन की धनराशि भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है और वो पत्रकारों की समस्याओं से रूबरू हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस झटके से उत्तराखंड कांग्रेस के खेमे में छटपटाहट बढ़ गई है। इसका नतीजा ये कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस फिर से तीखे तेवर में नजर आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सचिवालय का घेराव किया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस भवन से सचिवालय कूच करने वाले
कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर आगे जाने से रोका, जिससे नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वहीं बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसके विरोध में हम सरकार को चिताने का काम कर रहे हैं। देखिए, पूरी तमाम भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। जो बीडीओ की, बीपीडीओ की, पुलिस भर्ती की, हमारे कोऑपरेटिव में इतना बड़ा घोटाला हो गया, इन सभी चीजों को लेकर लोग आक्रोशित हैं और इसी को लेकर आज हम लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया है। बेरोजगार संगठन हमारे साथ खड़े हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संयुक्त अभियान है और पूरे उत्तराखंड में पलायन को देखते हुए जिस तरीके के कदम उठाने चाहिए नहीं हो रहे, हमारे यहाँ की भर्तियों को ओपन कर दिया गया जिसमें दूसरे स्टेट्स के लोग भी आ सकते हैं। तो ये नियत जो अधिकारियों की खराब है, उसमें सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही और भ्रष्टाचार चरम पे है, भर्तियों पे चरम पे भ्रष्टाचार हुआ, ये सब लोग जानते हैं और ये लड़ाई विधानसभा से लेकर सड़कों तक उठाई जाएगी। युवाओं को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया जा रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियां कराई जा रही हैं, इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो लगातार जिनके भ्रष्टाचार के पोल खुल रही है, सामने आ रही है, सरकार ने मौन धारण कर रखा है। आज आप देखिए, ये जो सरकार बात करती है पहाड़ के युवाओं की, पहाड़ पे पलायन रोकने, पहाड़ के रोजगार की, आज जो पुलिस की भर्ती आ रही है, पुलिस की भर्ती को पहले जिलेवार होता था, जो जिस जिले का बच्चा उसे वहां अधिकार मिलता था, इसे स्टेट में कर दिया। आज असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती कराई उसे मेरिट बेस पे कर दिया और पूरे हिंदुस्तान को आमंत्रित कर दिया और उत्तराखंड के लोगों को हर जगह पीछे करने का काम किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कलयुग के श्रवण कुमारों का अनोखा रूप देखने को मिला है। दरअसल सावन के इस पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा का पावन पर्व चल रहा है। आमतौर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग कलश में गंगा जल भर के कंधे पर कांवड़ रखकर पैदल ही शिवालयों पर जलाभिषेक करने जाते हैं, लेकिन बुलंदशहर निवासी श्रवण और राजेश अपने दिव्यांग भाई रमेश और मां सावित्री देवी को पालकी में कांवड़ यात्रा कराकर इस पर्व का वास्तविक महत्व समाज को समझा रहे हैं। आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद जल भरकर पालकी में दिव्यांग भाई और अपनी वृद्ध मां को उसमें बैठा दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने दोनों को पालकी से कंधे पर उठाकर हरिद्वार से बुलंदशहर तक की यात्रा पर वो निकलते नजर आए। दोनों भाइयों का कहना है कि वो दूसरी बार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। दोनों भाइयों की एक ही मन्नत थी कि अपने दिव्यांग भाई और मां को कंधे पर बैठाकर कांवड़ यात्रा कराएं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं रामनगर का धनगढ़ी नाला भी उफान पर है। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह एक बस धनगढ़ी नाले के बीचों बीच फंस गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकलवाया है। इसके वजह से रास्ते के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। आपको बता दें कि बीते दिनों यहां पर शिक्षकों की एक कार बह गई थी, जिसमें शिक्षकों की जान बाल बाल बची थी। काठगोदाम के सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बैठक की। बैठक में हल्द्वानी शहर में जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने जल जमाव के हालातों से निपटने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए देखा गया। नहरों में ओवरफ्लो होने वाले जगहों को चिन्हित करते हुए सफाई करने के भी निर्देश दिए गए। तो वहीं बद्रीपुरा इलाके में घरों में पानी घुसने से रोकने के लिए सिंचाई विभाग को नहर की दीवार ऊंची करने के लिए भी कहा गया है। पीडब्ल्यूडी काम नहीं करती है, वो कहती है कि यहाँ पे लीकेज है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा एक ऐसी जगह जहाँ पे टालमटोल होती है। संस्थान को 10 दिन का समय दिया गया, वो स्वयं सर्वे कर लें उनके लीकेज कहाँ पे हैं, और 10 दिन में वो लोग नहीं ठीक करते हैं तो फिर इसको हमने सिटी मजिस्ट्रेट और जो नगर आयुक्त हैं उनके माध्यम से सर्वे करने के लिए बोला है। तीसरा, जो नहरें हैं बरसात में क्योंकि भरती हैं इसलिए लगातार साफ होना भी इनका आवश्यक है। ये ऐसा नहीं कि एक बार साफ कर दिया तो ओवर हो गया। इसमें मैंने डीएम नैनीताल से कहा है कि इसमें जो हमारा डेब्री रिमूवल का पैसा है, डेब्री रिमूवल का पैसा आपदा में हमें मिलता है, इसीलिए मिलता है कि हम डेब्री रिमूव करें, वो संस्थाओं के पास रहे, ये लगातार होता रहे। ऐसे एरियाज जहां पे कि बार बार कूड़ा जमा किया जाता है, बार बार कूड़ा डाला जाता है, या बार बार कूड़ा पहले से ही बाहर पड़ा हुआ है जो बाद में नहर में घुस जाता है, इनके लगातार चालान करने की आवश्यकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला न्यायालय बागेश्वर के नेतृत्व में आने वाले 13 अगस्त को जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इसको लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज जैनेन्द्र सिंह ने कहा कि बागेश्वर के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाया जाना सुनिश्चित है। इस लोक अदालत में पुराने सभी दीवानी फौजदारी के लंबित मामले सुने जाएंगे। तो वहीं जिन मामलों में कानून रजामंदी बनेगी, जो मामले अभी तक कोर्ट के सामने नहीं आ पाए हैं, उन सभी मामलों को भी लोक अदालत में सुना जाएगा। अदालत है जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे जो है स्टेट में लगाई जा रही है और हमारे बागेश्वर जिले में भी है। इसमें जो फौजदारी के मामले हैं जिनमें सुलह समझौता हो सकता है, ऐसे मामले उनको भी निस्तारित किया जाएगा। जैसे चेक बाउंस के मामले, पैसे के लेन देन के मामले, भरण पोषण के मामले, उपभोक्ता फोरम के मामले, बिजली पानी और टेलीफोन संबंधित बिलों अगर नगर पालिका का किसी का जो है बिलों। वहीं बढ़ती बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों की जान भी सासत में बनी हुई है। दरअसल एक सावधान करने वाली घटना चंपावत से सामने आई, जहां पर बच्चों को लेने जा रही बस पूर्णागिरी मार्ग पर किरोड़ा नाले के तेज बहाव में आकर पलट गई। गनीमत ये रही कि इस बस में बच्चे नहीं थे और बस में मौजूदा चालक परिचालक ने किसी तरीके से निकलकर अपनी जान बचा ली। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस एमडीएम स्कूल की थी। हादसे के बाद स्कूल बस को क्रेन से बाहर निकाला गया है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्तराखंड में भयंकर बारिश है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में तेज बरसात शुरू हो चुकी है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश देखने को मिल रही है। पर्वतीय इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।